चलिए देखिए, जो आपका यूजीसी नेट, इसका क्या मतलब इसका पूरा परफॉर्मा क्या है और कैसे आप किसी भी चीज़ को क्रैक कैसे कर सकते हो, उसका एक प्लान होता है कि जैसे पेपर सेटर ने पेपर सेट किया, तो पेपर सेटर के माइंड को पढ़ना विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके माइंड को टारगेट नहीं करोगे तब तक आप वैसे ही आपके अंदर समझ विकसित नहीं कर सकते। सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर फॉर्मेट में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी एनटीए है, अभी कुछ समय से विवादित भी रही है ये। अब ऐसा होता भी है, भारत जैसे देश में जब लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो तो ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एनटीए आपके 2019 से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। हाल ही में इसने ऑफलाइन करवाया था, लेकिन फिर से उसको ऑनलाइन कर दिया है सीबीटी मोड में। यहाँ पर अगर आपने पेपर देखा हो दिसंबर 2023 वाला और जून 2024 वाला, दोनों पेपरों का यदि आप कंपैरिजन करके देखो तो दिसंबर वाले का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था, जिसमें बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से भी नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। जब आप सोच लो कि जहाँ पासिंग मार्क्स 170 के आसपास, 70 से कम हो गए हों नेट के, तो इसके मतलब पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके टोटली 300 मार्क्स का पेपर है। अब यहाँ पे आपकी पूरी जितनी भी रणनीति है वो किस पर निर्भर करती है? आपके सेकंड पेपर पर। क्योंकि आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या आपका सपना मुझे सर पीएचडी करना है जेएनयू, डीयू, इनसे। अब पूरा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। चेंज इसने क्या किया है यूजीसी ने? अभी यूजीसी ने कुछ समय पहले आपकी कुछ गाइडलाइनें बनाई। पहले क्या होता था कि जो आपका नेट का पेपर है उसमें आपके एक तो जीआरएफ होता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एक आपका नेट होता था। तो इसके मतलब इसमें दो कैटेगरी थी। इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप जब विद्यार्थी पीएचडी करता था तो उसे गवर्नमेंट फेलोशिप देती थी, साथ के साथ में पीएचडी भी करता था। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा था कि जीआरएफ होने के बाद भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। जैसे आप डीयू से पीएचडी कर रहे हो, या जेएनयू से आप पीएचडी कर रहे हो, या किसी भी आप यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हो, जैसे आरयू से आप पीएचडी कर रहे हो, तो जितनी सीटें निकली हैं यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। तो मतलब ये है कि जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करोगे तब तक आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ नहीं उठा सकते, तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन, दूसरा जो नेट कैटेगरी थी, वो नेट कैटेगरी से आप नेट एग्ज़ाम क्रैक करके और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते थे किसी भी स्टेट में। जैसे यूपी में वैकेंसी आ रही, अभी हरियाणा में वैकेंसी आने वाली है बहुत अच्छी। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट थे पहले के। अब सर नया परिवर्तन क्या किया है? तो यूजीसी ने कहा कि क्यों ना इस एग्ज़ाम को, यूनिवर्सिटी स्तर का जो एग्ज़ाम हो रहा था पीएचडी को, क्यों ना हम इस एग्ज़ाम को रद्द कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और हम ही हमारे स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। तो यहाँ पर किया क्या गया है कि पीएचडी के लिए भी अब आपको नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें पहले 2 कैटेगरी थी, अब इसमें कितनी कैटेगरी हो गई? 3 कैटेगरी हो गई। आप सीएसआईआर नेट भी दे सकते हो, विद्यार्थियों के लिए एक मौका मिलता है अर्थ साइंस से। सीएसआईआर नेट में आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी इसे क्यों चॉइस करता है? क्योंकि सीएसआईआर नेट में अगर पीएचडी भी आप करते हो तो वैकेंसी कम आती है, लिमिटेड वैकेंसी होती है। नेट में आपके पास पीएचडी करते हो तो यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में आपके 50-60 पोस्टें आती हैं, तो आपके लिए वहां पर बेनिफिट हो गया। तो पहले पूरा परफॉर्मा समझा रहा हूं, किस तरीके से आप किसी चीज को अर्जित करना चाह रहे हो, तो उसको अर्जित करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी। हो सकता है कि आपको पता नहीं हो उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे जाके।
तो यहां पर 3 स्तर अब बना दिए। अब पीएचडी का क्या कहा गया है कि जो नेट एग्जाम आपके 3 कैटेगरी हैं, तो नेट एग्जाम में जो आपने अंक अर्जित किए हैं उस अंक का 70% वेटेज लिया जाएगा। जैसे आपने टोटली 70% आपने नेट एग्जाम में अंक प्राप्त किए, तो इसका 70% रहेगा, तो कितना हो गया 49%। तो ऑल ओवर 49 पीएचडी के लिए आपका नेट एग्जाम का तो 49% हो गया। फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार का 30% अंक लिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो प्रोफेसर हैं या जो डीन हैं, एचओडी हैं डिपार्टमेंट के, उनके साथ आपने जब आपका इंटरव्यू दिया तो उनके साथ आपका कैसा वो रहा कम्युनिकेशन, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी कैसी रही, वो डिपेंड करेगा वहाँ पर पैनल के ऊपर। हो सकता है कि आपसे उन्होंने कुछ ऐसा पूछा, वहाँ पर आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। अब यहाँ पे आपकी एबिलिटी है, आप कितना % अंक अर्जित कर रहे हो सकता है मिनिमम इसका वेटेज क्राइटेरिया 15% तो देंगे ही आपको अंक, तो 15% यदि काउंट करते हो तो ये आपके 64% हो रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी करेगी। अब उस मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिपेंड करता है उसके बाद। अब बड़ी यूनिवर्सिटी में जैसे डीयू है, जेएनयू है, आरयू है, राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, इनमें यदि आपको सिलेक्शन लेना है, जैसे डीयू दिल्ली में है, जेएनयू दिल्ली में है, तो इनमें सिलेक्शन ज्यादातर विद्यार्थियों का जिनका जेआरएफ क्लियर है उन्हीं का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कट ऑफ मार्क्स उनके ही ज्यादा होंगे, और कट ऑफ मार्क्स होंगे तो नॉलेज उनके पास गेन ज्यादा होगी। जब यहां पर जेआरएफ वाला स्टूडेंट जब साक्षात्कार देगा, इंटरव्यू देगा, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और सामने वाले पैनल के लोग भी उसको मतलब लाइक करेंगे कि भाई इसने कहीं ना कहीं इसने फेलोशिप प्राप्त की है। तो फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए जेआरएफ। अब सर जेआरएफ क्रैक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट भी बताते हैं। तो यहां पे ये 3 कैटेगरी बन चुकी हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर का नेट आपका क्लियर। अब इसमें थर्ड कैटेगरी, जैसे आपका पहले 2 कैटेगरी का रिजल्ट जारी होता था, लेकिन जून से आपका 3 कैटेगरी का रिजल्ट जारी होगा। कैसे कि जैसे जो हाई मार्क्स वाले विद्यार्थी हैं वो जेआरएफ में आ जाएंगे, उसे मीडियम मार्क्स वाले नेट में आ जाएंगे, और जो लोअर मार्क्स वाले हैं उनको पीएचडी का वो मिलेगा प्रमाण पत्र। अब ये जरूरी नहीं है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो आपका पीएचडी प्रमाण पत्र के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। टॉप यदि यूनिवर्सिटी आपको लेना है पीएचडी के लिए तो आपको जेआरएफ करना होगा। अब देखो यहां पे 2 बातें होती हैं डियर, कि जेआरएफ अधिक पढ़ने से क्रैक नहीं होता। पहली बात कि जैसे विद्यार्थी कहें कि सर हम बहुत ज्यादा स्टडी करके जेआरएफ क्रैक कर लें, नहीं, क्योंकि वनडे एग्जाम में हमेशा स्मार्ट स्टडी ही आपको सेलेक्ट करवाएगी, क्योंकि वहां रिटन नहीं लिखना, वहां वनडे एग्जाम है। आपका पूरा मापन हो जाता है 2.5 से 3 घंटे में कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप पेपर के साथ आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका जो कंटेंट आपने दिमाग में सेट किया वो कंटेंट कितना % सेट है, क्या आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, डिपेंड यहां ये करता है। अब हम आपको तीनों कैटेगरियों के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको वो बात बताने वाले हैं जिससे आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। मैं हमेशा जितने भी बैच अभी तक निकले हैं उन सब बैचों में मैंने विद्यार्थियों को यही चीज़ समझाई है कि आप किसी चीज़ को क्रैक कैसे कर सकते हो, क्योंकि पहली सबसे बड़ी बात होता है आपका प्लान। अगर आपके पास प्लान है, प्लान यहां पर 3 चीज़ों से बनता है, जो आपका एग्ज़ाम प्लान है, और हम आपको इस एग्ज़ाम प्लान में जेआरएफ और नेट का पूरा प्लान बताने वाले हैं। और फर्स्ट हमारी प्राथमिकता मेरी रहेगी जेआरएफ की, क्योंकि विद्यार्थी जब तैयारी करने के लिए आता है तो वो इस भावना के साथ आता है कि सर कैसे भी करके मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाए। ये होता है,
मुझे ये बताओ कि सफलता की उच्चतम शिखर को कौन नहीं छूना चाहेगा? भाई सभी छूना चाहेंगे। तो यहां जेआरएफ और नेट एग्जाम प्लान क्या होगा सर? तो प्लान में देखो, फर्स्ट ये होता है कि आप सभी जब पीजी करके आए हो तो आपके पीजी का जो आपका स्टडी मटेरियल है वो निश्चित तौर पे आपका अच्छा रहा होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर स्टडी किया है, जिनके रूट्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ उस कॉन्सेप्ट को कम कंटेंट में कैसे समझा जाए ये नहीं होता। क्योंकि निश्चित तौर पे कॉलेजों में ऐसा होता है कि कॉलेजों में एक कंटेंट को बहुत लेंथी बना दिया जाता है और वनडे एग्जाम में वो कंटेंट यूजफुल नहीं हो पाता, ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपने पीजी किया और पीजी के मार्क्स आपके डिपेंड नहीं करते कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं। आपके मार्क्स वहां डिपेंड करते कि आपका नेट एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है। पहला, आपके कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है उस कंटेंट के प्रति आपकी समझ। अब ये समझ विकसित करने का काम एक एक्सपर्ट का होता है। और जहां तक मेरा मानना यह है कि जो जितना भी आपका कंटेंट है, ये एक नया इनोवेशन है। हो सकता है कि ऑनलाइन जगत में मतलब अभी तक टीचर नहीं करते हैं। हम इमेज के माध्यम से, हम ग्राफिक्स के माध्यम से और हम चीज़ों को मैपिंग के माध्यम से समझेंगे, जो हमारे दिमाग में लंबे समय तक हम दिमाग में कैरी कर सकें उस कंटेंट को। रीज़न क्या होता है कि ज़्यादातर टीचर लिखाने में, कंटेंट को ज़्यादा लिखाने में, डीपली नोट करवाने में, ओरिजिनली में क्या है कि नेट का जितना भी आप पेपर देखोगे, पेपर बहुत रूट से आता है, लेकिन उसमें 4 से 5 टॉपिक आपके कनेक्ट होते हैं। अब उन टॉपिकों के साथ मैनेजमेंट करना वो तब डेवलप होगा तब आप कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे। जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ आपको अर्थक्वेक भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको वोल्केनो इरप्शन भी अच्छे से आना चाहिए, तब आप उस कंटेंट को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आपको उससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है आपको रॉक के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप उस कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आपके नेट एग्जाम में फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है, मेन पोर्शन। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे आपके पॉपुलेशन के हैं, चाहे आपके सेटलमेंट के हैं, चाहे आपके इकोनॉमिक के हैं, या आपके ज्योग्राफी ऑफ थॉट्स के हैं, आपको इस तरीके से मैं स्टडी करवाने वाला हूं कि जहां पर आप कॉन्सेप्ट को पढ़कर ये कहोगे कि सर इतना तो हमने आज तक, अभी तक हमने स्टडी किया, लेकिन इस तरीके से स्टडी नहीं किया। हम मैपिंग का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, 3D मैपिंग का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहें। अगर कंटेंट को पढ़ने से दिमाग में रह जाता तो फिर बुक से स्टडी करके नेट एग्जाम, जेआरएफ एग्जाम क्लियर हो जाता। उसका इमेजिनेशन सबसे पहला है कि हमारे दिमाग में क्या वो फाइलें खुल रही हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम की एक सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि जैसे कंप्यूटर होता है वैसे ही आपके दिमाग भी कंप्यूटर की तरह काम करना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए। अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो ये समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब विद्यार्थी दो गलती करता है। एक तो हिंदी मीडियम वाले के साथ होती क्या प्रॉब्लम है कि हिंदी के जो टर्म्स आते हैं, नेट एग्जाम का पेपर जब आप देखोगे तो वो समझ नहीं आते क्या कहना चाह रहा है। तो साथ के साथ में इंग्लिश, मतलब इंग्लिश टर्म्स होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए 4000 पेज के नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपके बाइलिंगुअल हैं, पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है। आप हिंदी पढ़ रहे हो तो नीचे आपका पैराग्राफ इंग्लिश में है, कुछ शब्द आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहे तो इंग्लिश में आपको टर्म्स रहेंगी। ऐसा अभी तक मार्केट में कंटेंट है नहीं बाइलिंगुअल, क्योंकि नोट्स देते हैं विद्यार्थी के लिए,
इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी वालों के साथ एक सबसे बड़ा जो बैरियर बन रहा है वो बन रहा है कि इंग्लिश के टर्म्स नहीं समझ आना, और हिंदी के जो शब्द आते हैं वो बड़ी क्लिष्ट भाषा में आते हैं। अब यदि क्लिष्ट भाषा में आपके शब्द हैं तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को? यदि क्वेश्चन कोई नहीं समझे तो आप स्किप करोगे निश्चित तौर पे। तो वो भी समस्या का एक निदान हो चुका है। अब यहां पे बात ये करते हैं कि सर कंटेंट की समझ, तो कंटेंट की समझ मैं दूंगा आपको। दूसरी बात यहां से शुरू होती है कि जितना आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का मैं आपका टेस्ट ऑनलाइन मोड में लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी मोड के माध्यम से वहां होगा। तो जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी। अब देखो, अब आपको क्या समझाना है इसमें, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया कि जितने भी आपके जेफरीज हुआ, होम्स हुआ, जितने भी आपके ज्योग्राफर्स हुए, उन्होंने इसके बारे में अलग अलग, किसी ने 4 परतें बताई, किसी ने 3 परतें बताई इंटरनल पार्ट की। आपने पूरा कंटेंट मेरे माध्यम से आपने पूरा डेवलप कर लिया आपके दिमाग में। लेकिन आपको यह पता कब लगेगा कि सर ये जो हमने कंटेंट डेवलप किया है, क्या ये हमारी एग्जाम में फिट हो रहा है? तो एग्जाम में फिट करवाने के लिए माय डियर, ये एक सबसे बड़ा, मतलब विद्यार्थी के लिए ये एक तरह का संजीवनी का काम करता है। 2006 से लेकर और 2024 तक जितने भी नेट एग्जाम के पेपर बने हैं, उनमें जिस वर्ष यदि क्वेश्चन आया है तो आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, जो पेपर मैं आपको सीबीटी के माध्यम से दूंगा, और अगर नहीं आया है तो नहीं मिलेगा। उसमें ईयर लिखा हुआ मिलेगा कि इसी ईयर में आया है। अब मुझे बताइए कि आपने आपके अंदर कंटेंट की समझ विकसित कर ली, और आपने 2006 से लेकर 2024 तक के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यूज, वो पीवाईक्यूज आपने वन डे में, मतलब आपने वन डे में वो सॉल्व कर लिए। तो इसके बाद बचा ही क्या, क्योंकि आप एग्जाम फॉर्मेट तो समझ ही चुके हो कि पेपर कैसे बन रहा है। यदि कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट डे आके आप मेरे को क्वेश्चन दोगे और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से इंटरकनेक्ट हुआ है। अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्लस आपके लिए तीसरी बात होती है कि हिंदी प्लस इंग्लिश में आपके टॉपिक के नोट्स, क्योंकि मैं आपको यहां पर तो इमेज है, एनिमेशन है, मैपिंग है, उसके माध्यम से समझाऊंगा और उसके माध्यम से आप नोट्स तैयार करोगे। तो सर ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए ना हमारे पास कि हम यदि डेप्थ में पढ़ना चाहें और हम एक बार जेआरएफ की नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बाद में हमको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने की, मतलब किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि 90% सिलेबस सेम होता है और सिलेक्शन 65 या 70% पे होता है। विद्यार्थी 10% के चक्कर में इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाता है और 6 महीने अपने खराब करता है। तो हकीकत क्या है, आप जैसे आपने बीएड कर रखा है और आप कोई पीजीटी एग्जाम या कोई फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देना चाह रहे हो, तो फिर से आपको कोचिंग करने की जरूरत है क्या? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस तो आपका 50% है, 50% है नेट का। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेता है वो एक बार में ही स्टडी करके और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो एक सबसे बड़ी जो दिमागी वो है विडंबना, उसको खत्म कर ले। तो यहां सेकंड बात ये आती है कि टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स थोड़े हैवी हो सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझ के उनको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मात्र 2 घंटे में एक टॉपिक को खत्म कर दोगे। इज द स्किल। वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कौन करेगा? एक्सपर्ट। क्योंकि आप मेरे पास आए हो तो वहां यदि मैंने आपके डेवलप नहीं किया उसकी समझ, तो इसके मतलब कि मैंने आपके प्रति अच्छा काम नहीं किया। क्योंकि यहां अब वो नहीं है कि यहां वो सर आएंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सर आएंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। यहां पूरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी एम के सर पे है।
तो वो MK सर की नैतिक दायित्व है कि विद्यार्थी को किस तरीके से वो डेवलप करता है। क्योंकि अब मेरे पास आए हो तो आपने कितना भी PG में पढ़ा है, मेरे लिए मैं हमेशा शून्य से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण शून्य से होता है। जब आप शून्य से स्टार्ट करोगे तो विद्यार्थी लार्जेस्ट नंबर पे जा सकता है। तो यहां पे 3 चीजें हम आपको फॉलो करवाएंगे। कंटेंट की समझ, टॉपिक वाइज आपके पेपर मिलेगा और आपके हिंदी और इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे। वो आपका पूरा यूनिट मिलेगा एक साथ पूरा, है ना। इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर हम टॉपिक वाइज तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, और ऐसा होता है विद्यार्थी के साथ कि टॉपिक वाइज तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही पूरी यूनिट को डालते हैं तो फिर गिल्ले उड़ जाते हैं विद्यार्थी के। क्योंकि दिमाग का न्यूरॉन्स, देखो दिमाग में 2 कहानी है। जब हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं तो दिमाग क्या कहता है कि दिमाग में बहुत ही बाल से पतले तंतु हैं और अंदर फ्लूइड भरा रहता है। दिमाग की जो हड्डियां हैं आपके, ये इतनी स्ट्रांग है कि इनको जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो ग्राइंडर से काटता है, यहाँ से पीछे से। यही पोर्शन ऐसा है, जब भी गोली चलाई जाती है इसी पोर्शन में दी जाती है गोली। जैसे कोई शूट आउट करता है तो इसी पोर्शन में दे, ये वीक होता है तो यहाँ से दिमाग को वो किया जाता है। तो दिमाग बहुत ही सॉफ्ट है, तो जितना सॉफ्ट है, जितना मासूम है, उसको उसी तरीके से यूज करो ना। अब मुझे बताओ कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? गधा। गधा का भी जंगल का राजा बना क्या? तो यहां टीचर जितने भी हैं एक्सपर्ट, वो मिस्टेक क्या करवाते हैं विद्यार्थी को एक तरह का मजदूर बना देते हैं। एग्जाम मजदूर है ही नहीं। एग्जाम में आप जितने बेहतर एक्सपर्ट हो उतने ज्यादा आप लार्जेस्ट नंबर ला सकते हो। तो यहां आपके यूनिट वाइज, जैसे यूनिट होगा, यूनिट वाइज मैं आपका टेस्ट लूंगा और ये टेस्ट आपके 100 क्वेश्चन का होगा। ये मेरे द्वारा बनाया जाएगा। तो यहां से आपको ये पता लगेगा कि नेट में तो ऐसा पेपर बना है और सर ने भविष्य का पेपर ऐसे निर्मित किया है, तो हो सकता है अगले एग्जाम में ऐसा पेपर आएगा। क्योंकि पेपर की रणनीति पहले से ही अगर तैयार हो जाए, पहले से एग्जामिनर के माइंड को आप पढ़ लो, तो आप उस पेपर के साथ आपका सामंजस्य बेहतर बना सकते हो। तो मैं आपको ये 4 चीजें आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये हमारी जर्नी रहेगी 6 मंथ की। बता दिया होगा कि लगभग 6 मंथ तो आपके लगेंगे, जल्दी भी हो सकता है। डेली आपकी रेगुलर क्लास रहेगी 1.5 घंटे प्लस की, तो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की समझ। अब यहां से सर हम बन क्या क्या सकते हैं और कौन से विद्यार्थी ज्योग्राफी से नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जिस लक्ष्य के प्रति बढ़ रहे हैं क्या उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्या बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहां पर जितने भी साइंस और मैथ बैकग्राउंड के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैथ्स, वो यहां पर इंग्लिश मीडियम में, जिसमें आपका इंग्लिश मीडियम में एमएससी होता है, एमएससी होता है, याद रखना। ज्योग्राफी से क्या होता है? एमएससी। एकमात्र ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे एमएससी भी होता है और एमए भी होता है। और हिंदी मीडियम वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और जो आगे जाकर एमए करना चाहते हैं ज्योग्राफी से और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो दोनों बैकग्राउंड के विद्यार्थी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एमएससी करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ अभी तक अनिवार्यता नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैथ बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एमए कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में प्रॉब्लम आती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने रूल्स नियम बना रखे हैं कि आपके पास जो ग्रेजुएशन में रहा है सब्जेक्ट, उसी के अंडर में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सर हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आप जेआरएफ कर सकते हो, फेलोशिप ले सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हो। आपके लिए सबसे सुनहरा मौका, आप रिमोट सेंसिंग कर सकते हो। रिमोट सेंसिंग में आपका बहुत अच्छा भविष्य है। इसरो में जितने भी अभी वर्तमान में जितने भी ज्योग्राफी में इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे सैटेलाइट के इनोवेशन हो या आपके सॉइल से संबंधित इंफॉर्मेशन हो
या क्लाइमेट से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, या ओशनोग्राफी से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, या आपके जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, ये जितने भी इंफॉर्मेशन है आज ये जीआईएस पर आकर रुक गई हैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आज पूरा हमारा हाई टेक्नोलॉजी में हम घूम रहे हैं। आज हमारा जीपीएस है वो रिमोट सेंसिंग पर आधारित है, जीपीएस, क्योंकि पूरा सैटेलाइट सिस्टम है ये पूरा। तो यहाँ पर आपका एक भविष्य, इसरो में जाना चाहते हो रिमोट सेंसिंग आप करके, इसकी 2 एकेडमी हैं। एक आपके हैदराबाद में है, सबसे बड़ी भारत की एकेडमी हैदराबाद में है, और दूसरी आपकी देहरादून में है। याद रखना, यहाँ पर 2 एकेडमी है। रिमोट सेंसिंग के अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके देखो 3 आपके बहुत बड़े फ्यूचर हैं अगर आप ज्योग्राफी में कर लेते हो। पहली बात, यहाँ तक विद्यार्थी पहुँचता ही नहीं है, उसकी कहानी असिस्टेंट प्रोफेसर पे जाके ख़त्म हो जाती है, फिर वो सोचना ही बंद कर देता है। आप यदि जियोमॉर्फोलॉजी से, आप क्लाइमेटोलॉजी से और आप ओशनोग्राफी से अगर पीएचडी करते हो, यानी आप थीसिस लिखते हो, जैसे आपने यहाँ पर ये लिया जियोमॉर्फोलॉजी, या आपने क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोग्राफी, तो आप पीएचडी करने के बाद यूपीएससी में आपके जियो साइंस, वो जियो साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है, जिसमें मौसम अनुसंधान संस्थान, आपके जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी आपके खनन, जो आपके माइनिंग है डिपार्टमेंट, इसके अलावा आपके ओशनोग्राफी में आती हैं। भारत में साइंटिस्ट है ही नहीं, सबसे ज़्यादा कमी है भारत में इनकी। अभी तक स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहता, वो बस अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म कर लेता है। तो आपके पास एक सुनहरे मौके हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाता है, तो मेरा मानना यह है कि आपके पास बहुत प्यारे मौके आते हैं। पहली बात आती है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के रूट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अब सर हमारा पेपर प्लान क्या है, तो हम पेपर प्लान की यदि बात करें कि आपका जो पेपर प्लान है, पेपर प्लान ऐसा है कि आपके 50 क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के हैं और आपके पेपर सेकंड के 100 क्वेश्चन हैं। ये आपका कॉमन पेपर है, ये आपका कॉमन पेपर है, और ये आपका सब्जेक्ट पेपर है। अब यहां पे एक ही पेपर होगा, अलग अलग नहीं होते हैं, और आपको दोनों को मिला के 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए। अब आपका सपना तो जेआरएफ है, तो मिनिमम मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आपको इस तरीके से मैं स्टडी करवाने वाला हूं कि आप ज्योग्राफी में 100 क्वेश्चन में से मिनिमम आप 70 क्वेश्चन कर दो, खेल खत्म यहीं पे। क्योंकि इधर आप फर्स्ट पेपर करोगे कंप्लीट, तो फर्स्ट पेपर में मुझे पता है कि मिनिमम से मिनिमम आप जो स्टडी भी अच्छे से नहीं करता वो 25 तक पहुंच जाता है, और जिसका बेहतर हो जाए वो 35 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिनिमम मार्क्स, मिनिमम क्वेश्चन बताए हैं मैंने। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक आप पहुंचे तो 35 ये हो गए, वहाँ मिनिमम तो आपके 70 आएंगे, इतना तो आपको कंटेंट मिलेगा ही, लेकिन आप 80 क्वेश्चन 85 तक आराम से जा सकते हो। अब इधर काउंट करोगे तो आप जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक के साथ आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। मैंने जो आपको परफॉर्मा बताया है, ये परफॉर्मा ये है, यहां से आपकी ये पूरे रूट्स तैयार होते हैं। ये रूट्स यहां से कि आप कंटेंट की आपको समझ है, आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लिए, आप पढ़ोगे, लेकिन यहां जब आपको टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब पेपर दोगे तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% होता है, और आपका आउटपुट भी 100% मिलता है उसमें। क्वेश्चन आप 4 से 5 बार पढ़ लो फिर भी आपका आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन जब आप कंटेंट, टॉपिक के कंटेंट की जब समझ होगी, जब आप क्वेश्चन करोगे और जब आप नोट्स पढ़ोगे, तो आपके सब्जेक्ट वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। और फिर आप यूनिट के जब समरी बेस्ड आपका पूरा यूनिट है, और यूनिट से जब इंटरकनेक्ट करके जब क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पर वो समझ डेवलप होगी, जब आपका कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसान कैसे बना सकते हो। देखो, वनडे एग्जाम में एक्सपर्ट बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो तब तक ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो ये पूरा आपका रहेगा
पूरा परफॉर्मा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पेपर के बारे में भी बता दिया। अब मेरे से आप पूछ सकते हो, आप जो भी जानना चाह रहे हो, ये मेरी तरफ से मैं हमेशा विद्यार्थी जब भी आपका बैच शुरू होता है उसमें बताता हूँ कि ये अब चेंज हुआ है, तो ये चेंज बता दिया मैंने। अब आप पूछो, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो। मतलब नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ही जरूरी नहीं है, मतलब पीएचडी भी आप हाँ कर सकते हो, ऑप्शन। मतलब आप प्रोफेसर का पेपर क्लियर करके भी अगर हाँ, बाद में फिर आपको नॉन पेमेंट लीव लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि एक साथ 2 लाभ के पदों पर आप नहीं रह सकते। ये आपके पास ऑप्शन। पहला टारगेट आपका जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि जेआरएफ होते ही आपके बहुत सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। सविता वेस्ट यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है, वहाँ इंटरव्यू होता है, तो वहाँ आपके मार्क्स देखे जाते हैं। फिर आप 5 से 6 वर्ष या 7 वर्ष जब कंटिन्यू आप काम करते तो वहाँ पर फिक्सेशन भी हो जाता है आपका बाद में। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आपके पास एक ही राज्य नहीं है। ज्योग्राफी में भारत के 28 राज्य हैं, स्टेट हैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, बस विद्यार्थी अपने लिए काम नहीं करता। जब अपने लिए काम करोगे तो आपके बहुत सारे लार्जेस्ट नंबर पे आपके रास्ते बनेंगे, क्योंकि यहां आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। और एक बात और बता देता हूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपका जितना भी ट्रैफिक है, अदर सब्जेक्ट की तुलना में इतना ट्रैफिक नहीं है। ऑल ओवर जब आप डेटा देखोगे तो ऑल ओवर सब्जेक्ट में बहुत सारा ट्रैफिक है, यहां जाके ट्रैफिक सीमित हो जाता है। तो आपके पास बहुत सारे बनते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया, अभी तक तो मैंने पीजी किया, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। भाई मैंने आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दिए, यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स थे वो पूरे मैंने क्लियर कर दिए, कि यहाँ से आपको आपके सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ बहुत बेहतर बन जाएगी। क्योंकि यहाँ आप मेरे अंडर गाइडेंस में तैयारी करने के लिए आए हो, तो आपको तैयार करना वो मुझे पता है कैसे तैयार करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस है, अब देखो यहाँ पर आपकी 10 यूनिटें होती हैं। यूनिट नंबर 1, 2 ओनली मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा इसके बारे में, फिर हम कल सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको डिटेल से हम एनालिसिस करवाएंगे। पहली बात यह है कि विद्यार्थी को स्टडी करना ही नहीं आता। वो हमेशा इसको ऐसे समझता है कि 10 यूनिट हैं, इनको कैसे तैयार करें, बहुत बड़ा सिलेबस है नेट का। हकीकत यह है कि नेट का सिलेबस बड़ा है ही नहीं। बस आप स्टडी का फॉर्मेट यदि आपको पता है तो आप आपके सिलेबस को पूरे को 1 मंथ में रेडी कर सकते हो। वो कब होगा? जब आपने समझ लिया, आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपने जितने भी आपका कंटेंट था वो पूरा आपने देख लिया और आपने यूनिट वाइज टेस्ट दे लिए, तब संभव है। अब यहाँ पे देखो, ये 3 आपकी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, जिसमें आपके यहाँ पर भूआकृतिक विज्ञान है, जियोमॉर्फोलॉजी, यहाँ पर आपकी जलवायु विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी, और यहाँ पर आपकी समुद्र विज्ञान है, 3rd जो यूनिट है। ये पूरा आपका भौतिक भूगोल है। यहीं से आपकी ज्योग्राफी की आधारशिला है, ये ज्योग्राफी का बेस है। अब बेस के लिए आपने कॉलेज स्तर की जो बुक्स होंगी वो आपने स्टडी की होंगी, लेकिन वहाँ पे आपने कंटेंट को इतना लंबे लेंथी लेवल में पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो रूट्स तो तैयार हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट की स्मार्ट स्टडी तैयार नहीं हुई। तो यहाँ पे 3 यूनिट आपके नेट एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा ये साइंस है। और यहाँ पे अगर आपको
इमेज, ग्राफिक्स और मैपिंग के माध्यम से पूरा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएं तो यहां से क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। अगली जो आपकी यूनिट है वो पर्यावरण भूगोल है। ये बहुत सिंपल यूनिट है, सच बता दूं मैं आपको, इतनी सिंपल यूनिट है कि यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन महत्वपूर्ण काम करते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है तो उसको हम कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ और नेशनल लेवल पर इंडिया, यहां पर दोनों चीजें इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। कौन से कन्वेंशन हुए हैं, किस कन्वेंशन में क्या किया गया है, ओजोन क्षरण हो रहा है उसके लिए क्या किया है इंटरनेशनल लेवल पर, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए क्या किया है, आप ग्रिड जाल और ग्रिड वेब के बारे में आप क्या समझते हो, मानव और पर्यावरण के क्या संबंध हैं, मानव कब पर्यावरण पर हावी रहा और कब पर्यावरण मानव पर रहा, इन दोनों के बीच में तार्किक संबंध क्या है, ये पूरा आपका पोर्शन है। इस यूनिट को मैं ये मानता हूं कि आपको इस तरीके से तैयार करवा दूंगा कि इसका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगली जो आपकी यूनिट आती है ये पूरा डेटा बेस्ड है, पूरी आपकी यूनिट है जिसमें आपकी जनसंख्या एवं अधिवास, सेटलमेंट, पॉपुलेशन में आपके डेटा बेस्ड है पूरी, और सेटलमेंट में आपको बहुत सारे ज्योग्राफर्स हुए हैं, उन्होंने अपने जैसे अर्बन सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट है, उसके बारे में थॉट्स दिए, अपने विचार दिए, किस तरीके से जो आपके बस्तियां हैं उनको किस तरीके से बसाना चाहिए, उनकी बसावट कैसी होनी चाहिए, महानगरों को किस तरीके से तैयार करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे इसमें वो हैं विचार। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में तो पूरा डेटा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन का डेटा और जितने भी थॉट्स हैं पॉपुलेशन के संबंधित, चाहे मॉल्थस का है, किसी का भी है विचारक, उनको इस तरीके से आपको समझाएंगे कि वर्तमान की कंडीशन में कैसे अप्लाई होते हैं, वर्तमान के देशों के साथ मॉल्थस की थ्योरी कैसे फिट होती है। तो इसके मतलब मैपिंग के माध्यम से जब आपके दिमाग में इमेज बनेगा कि सर फिनलैंड की क्या ऐसी जलवायु की दशाएं हैं और फिनलैंड के लिए मॉल्थस क्या कहता था और भारत जैसे देश के लिए क्या कहता है, तो जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट की समझ ही करंट इशू से कनेक्ट हो जाएगी तो आपका सब्जेक्ट कितना अच्छे लेवल का बन जाएगा। भाई उसमें तो ओल्ड थ्योरी है, लेकिन उस ओल्ड थ्योरी को क्या वर्तमान में कनेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन उसमें मेहनत लगती है, उसमें सर्च करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें जो कर प्रणाली है वो ऐसी है, टैक्स व्यवस्था, कि जैसे आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, दूसरा आपका पड़ोसी कम पैसा कमाता है तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट में आपको इंटरकनेक्ट करना और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक दिमाग में रखने के लिए जरूरी है। उसके बाद आपका ये भी डेटा बेस्ड है पूरा, जैसे आर्थिक भूगोल कहेंगे, अब इस आर्थिक के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे आपका कृषि भूगोल है, एग्रीकल्चर, हाँ आपका औद्योगिक भूगोल है, आपका परिवहन भूगोल है, आपका व्यापार भूगोल है, व्यापार और ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, और आपका क्षेत्रीय भूगोल है, रीजनल। क्षेत्रीय भूगोल में सीमाओं की बात करेंगे, बाउंड्री की बात करेंगे, बहुत मजा आएगा कि वर्तमान की दशाओं में अगर देखें तो इजराइल और हमास के बीच में कैसी सीमाएं हैं और क्यों इनके बीच में सीमाओं को लेकर बड़ा एक वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर की स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं, ईरान क्यों पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा है, अफगानिस्तान में क्यों तालिबानियों ने अपना अस्तित्व बना लिया
और जहां पर पाकिस्तानी डर रहे हैं कि कहीं हमारी सीमा में ना घुस जाए, नहीं तो तालिबानी बहुत खतरनाक है। अरब कंट्रियों में क्यों आपसी द्वेष हो रहा है, क्यों आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अफ्रीका का एक देश है सोमालिया, वो नंबर 1 जहाज लूटते हैं। एक बार भारत का जहाज लूट लिया, भारतीय सैनिकों ने ऐसे कूटा, ऐसे पीटा उसको, क्योंकि वहीं से नेवी गुजर रही थी। तो ऐसे देशों के बारे में जब आप कहानियों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप चीज़ों को जब कनेक्ट करोगे तो चीज़ें अपने आप तैयार हो जाती हैं। मुझे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें बहुत ज़्यादा इसमें तैयार करने में वक्त लगता है। वक्त कुछ नहीं लगता, आप किसी चीज़ को आज की हाई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करो, आज की टेक्नोलॉजी के जितने भी उपकरण हैं उनको यूज करो, आप चीज़ को बहुत आसान बना सकते हो। आज भी टीचर, मैंने ये देखा कि आज भी पुराने पैटर्न में पढ़ाना चाहते हैं, पुराने बोर्डों पे पढ़ाना चाहते हैं। यार इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि जहां विद्यार्थी के अंदर उस कॉन्सेप्ट की समझ इतनी बेहतर डेवलप हो सकती है, वो डेवलप ही नहीं करना चाहते। आज भी वो व्हाइट बोर्ड पर बना रहे हैं चित्र। समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, और जो अपडेट नहीं होगा उसका अस्तित्व समाप्त। बोर्ड का यूज, बोर्ड इतना डिजिटल एक ऐसी क्रांति है कि जिसमें आप किसी भी आप सोचिएगा कि एआई आज 10 व्यक्तियों के काम को सिंगल कर सकता है, तो आज बोर्ड का यूज करके हम 10 यूनिटों को बहुत आसान बना सकते हैं। आगे देखिएगा 7 नंबर यूनिट, यहां पे आपके भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफी थॉट्स को मैं आपको इतना बेहतर तैयार करवाऊंगा कि आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं। मैं सबसे ज्यादा जो तैयार करवाता हूं वो ऐसी यूनिटें करवाता हूं कि जिनसे विद्यार्थी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थॉट्स में विचारक हैं और विचारकों ने अपनी बातें तर्कों के रूप में कही है, तो पूरे ज्योग्राफी का पूरा निचोड़ थॉट्स है। क्या हम्बोल्ट ने टॉपोग्राफी की स्टडी नहीं की ना लंबे समय तक? तो क्या पूरा फिजिकल के बारे में हम्बोल्ट ने नहीं बताया? क्या बुक्स वैसे ही लिखी हैं हम्बोल्ट ने, रेडचेल ने वैसे ही लिखी हैं? पूरा इसमें पूरा आपका तार्किक, पूरा ज्योग्राफी का जितना भी तार्किक जो वर्णन है वो पूरा आपके थॉट्स में है। आज की हाई टेक्नोलॉजी, आज का हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे आपके भौगोलिक तकनीकी, ये ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें ना 8, 7, 8 नंबर के आगे पीछे हो सकती है, देख लेना। भौगोलिक तकनीकी आज जीआईएस का सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है ज्योग्राफी में। आप 3 कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक जीआईएस, एक जीपीएस और रिमोट सेंसिंग और मैपिंग। मैं कहता हूं सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप उसको उस तरीके से पढ़ो ना, आज की वर्तमान की टेक्नोलॉजी को इंटरकनेक्ट करके पढ़ो। आज की मैपिंग कैसी बन रही है, आज हम मैप बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम कैसे मापक लेते हैं, पूरा बेस तैयार करो जिससे आपके कॉन्सेप्ट को रूट्स मिले। आपके 9 नंबर, ये सबसे प्यारी है, मतलब यहां पर पूरा मजे आते हैं इसको पढ़ने में, क्योंकि पूरा वर्तमान को इससे कनेक्ट कर दो। आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट की जितनी भी कंट्रियां हैं उनका कैसा कल्चर है, कैसे उनका सोशल है, कैसा समाज है, और ज्योग्राफर्सों ने उस समाज के बारे में, उस राज्य के बारे में, उस तंत्र के बारे में क्या कहा। यही तो तंत्र, वही तो हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरियां हैं कि वर्तमान का जो समाज है उसके बारे में ज्योग्राफर्सों ने क्या कहा। तो यहां से समाज की जब बात की जाती है तो यहां पर सामाजिक भूगोल आ गई, और समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग अलग संस्कृतियां रहती है, तो यहां पर आपका सांस्कृतिक भूगोल आ गया। अब इस समाज पर कंट्रोल करने के लिए एक राजतंत्र होता है,
तो यहां पर ये राजनीतिक भूगोल आ गया। बताइए आप मुझे कितना मतलब आसान रूप में आप इस यूनिट को, मैं कहता हूं कि 10 दिन में ये पूरी यूनिट आपकी तैयार हो जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें एक महीने, डेढ़ महीने लगा देते हैं। हकीकत यह है कि इस तीनों को इंटरकनेक्ट कर दो, यूनिट खत्म। भाई संस्कृत में एक श्लोक कहा गया कि धार्यते इति धर्मे, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। तो मानव ने जिस धर्म को धारण किया उससे अपने समाज का निर्माण किया, और उसी धर्म पर आधारित संस्कृति है। पश्चिमी के जितनी भी कंट्रियां हैं उनका पहनाव, उनका रहन सहन, उनका खान पान अलग है, और ईस्ट की जितनी भी कंट्रियां हैं उनका खान पान, रहन सहन बहुत अलग है। तो यहां पूरा कंपैरिजन होता है। और जब इन लोगों के ऊपर जो राजतंत्र बना है, उस राजतंत्र की सीमाएं कैसी रही, उस राजतंत्र ने अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर विकास कैसे किया, यहां पर पूरा तार्किकता आ जाती है आपके। बहुत सारे ज्योग्राफर्सों ने कहा कि अगर अमेरिकन के मूल नागरिक रेड इंडियन अगर इतने ही तार्किक रूप से मजबूत थे, तो फिर उसके बाद उन्होंने विकास पहले ही क्यों नहीं कर लिया? भाई तार्किक रूप से मजबूत थे तो यूरोपियन जाने के बाद अमेरिका का विकास क्यों हुआ? तो इसके मतलब वहां पर प्रकृति गौण है, मानव सब कुछ है, मानव केंद्रित था वो, क्योंकि मानव ने वहां प्रकृति को परिवर्तित किया, मानव ने वहां की दशाओं को परिवर्तित किया। भारत जैसे देश में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए तो भारत की जो सांस्कृतिक जो कल्चर है, भारत का जो सोशल है, उस सोशल पर उसका इफेक्ट पड़ा। लेकिन भारत के सोशल की जो रूट्स हैं, कल्चर की जो रूट्स हैं, इतनी गहरी थी कि उनको वो विच्छेदित नहीं कर पाए। हाँ, आज हम दिमाग से वेस्टर्न हैं, लेकिन कल्चर में आज भी हम ईस्टर्न हैं। आप ये सोचिएगा कि आप एक समय तक जब तक स्टडी करते हो तब तक आपका दिमाग वेस्टर्न होता है, लेकिन जैसे ही आप वैवाहिक सूत्र में बनते हो वैसे ही आपका दिमाग कैसा हो जाता है? हमारी संस्कृति के जैसा हो जाता है। तब तक हम किसी चीज के प्रति तार्किकता नहीं रखते, लेकिन उसके बाद हमारी तार्किकता, हमारे समाज के रूल्स, हमारे समाज के नियम, वो सब हम पर फॉलो हो जाते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं जब तक आपकी लाइफ स्टाइल अलग रहेगी, लेकिन जैसे ही आप वैवाहिक सूत्र में बंधोगे वैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के रूट्स बहुत गहरे थे। आज भी रेड इंडियन पिछड़े हुए हैं अमेरिका में, और जितने भी यूरोप के लोग आए, यूरोप के लोगों के बारे में कहा कि बौद्धिक रूप से बहुत विकसित थे यूरोपियन लोग। तो यहां पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हमारा सबसे प्यारा जो आता है 10 नंबर यूनिट, वो भारत का भूगोल। हम आपको भारत का भूगोल ऐसा पढ़ा देंगे कि हो सकता है कि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट, जितनी भी मैं लाइव क्लासेस डालूंगा, जितनी भी आप कंपैरिजन कर पाओगे कि सर रियल में हकीकत ये है। क्योंकि पूरा ज्योग्राफी, आर.सी. तिवारी ये कहता है कि पूरा ज्योग्राफी फिजिकल पर टिका हुआ है। जिसने फिजिकल डिवीजन इंडिया का बेहतर तरीके से समझ लिया, उसे बाद में क्लाइमेट की समझ अपने आप हो जाती है, उसे वेजिटेशन की समझ अपने आप हो जाती है, उसे सॉइल का डेवलपमेंट अपने माइंड में अपने आप कर लेता है, मिनरल्स का उसे एक आइडिया लग जाता है, इंडस्ट्री का आइडिया लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का उसे लग जाता है। क्योंकि जहां इंडस्ट्री होंगी, जहां पॉपुलेशन होगा, वहीं ट्रांसपोर्टेशन होगा। और पॉपुलेशन का जो ग्राफ है उसके बारे में भी वो पता लगा लेता है, क्योंकि जहां मानव एग्रीकल्चर करेगा या जहां मानव इंडस्ट्री डेवलप करेगा, वहीं पे पॉपुलेशन लार्जेस्ट होगा। जहां क्लाइमेट एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है ह्यूमन के प्रति, तो वहां पर निश्चित तौर पे मानव की संख्या कम होगी। जैसे थार का डेजर्ट,
क्लाइमेट ऐसा है कि वो मानव के लिए प्रतिरोधताएं उत्पन्न कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया के, उनके बारे में कहा जाता है कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वर्ल्ड के अंदर नाम कमा चुका, तो उसके बारे में कहा जाता है कि या तो ये काठियावाड़ी है या ये मारवाड़ी है। आपके वहां की आप देखिएगा कि पश्चिमी जितना भी वेस्ट मतलब वेस्ट का राजस्थान है, उसमें आप जितने भी उद्योगपति, क्लॉथ के उद्योगपति देखोगे, कपड़े के उद्योगपति, सबसे ज्यादा पाली और जोधपुर बाड़मेर के मिलेंगे आपको। इंडिया के अंदर अपना परचम लहरा चुके हैं, क्योंकि क्लॉथ का इतना ज्यादा काम किया जाता है बाड़मेर, पाली और जोधपुर में रंगाई और छपाई के लिए। आप इधर जाओगे तो स्वीट्स का काम किया जाता है पूरे आपके जोधपुर और बीकानेर में। तो वहां की जलवायु की प्रतिकूलताओं ने उनको विकसित किया। अगर वहां ऐसी जलवायु नहीं होती तो वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, वो बाहर नहीं निकलते, वो वहीं रहते। तो यहां ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस के जितने भी रूट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो फर्स्ट यूनिट रहेगी, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम भू आकृतिक को समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी को समझेंगे, फिर ओशनोग्राफी को समझेंगे। जब ये 3 यूनिट हो जाएंगे उसके बाद आप जो कहोगे कि सर ये हमें करवाइए, ये हमारा उस यूनिट को लेंगे हम, क्योंकि ये 3 जो यूनिट हैं ये आपके रूट्स तैयार करेंगे। रूट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट यूनिट आप लिखिएगा भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान में फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा चट्टान, रॉक। थर्ड आपका टॉपिक रहेगा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये किसने दिया था? वैगनर ने। प्लेट विवर्तनिकी, हैरी हंस, मॉर्गन, मैकेंजी, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद आपका रहेगा प्लेट विवर्तनिकी के बाद भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। पर्वत निर्माण, भू संतुलन, कि भूमि पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं संतुलित कैसे हैं, ऐसे क्या कारण है। भूकंप, ज्वालामुखी, अब जितनी भी आपके स्थलाकृतियां बनी हैं इनको ऐसा कौन सा बल है जो इनको समतलीकरण का काम करता है। तो यहाँ पर आपके 3-4 टॉपिक इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें पवन के कार्य, पहले अनच्छादन, अपक्षय एवं अपर्दन आएगा। अनच्छादन क्रियाएं, जिसमें अपक्षय एवं अपर्दन। उसके बाद आपका पवन के कार्य,
जल के कार्य, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे इसमें से, हिमानी पराहिमानी के कार्य। ये आपके 13 टॉपिक हैं इस यूनिट में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, चट्टान है, ये स्टेप बाय स्टेप हैं। जैसे आप इनको समझोगे ना तो फिर चीज़ें आपकी कनेक्ट होती जाएंगी। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी है, इन दोनों में से क्वेश्चन 100% आता है। भू संचलन में से आता है, इधर से नहीं आएगा तो इधर से कनेक्ट करते हुए। पर्वत निर्माण है, भू संतुलन बाद में देखेंगे, पहले हम भूकंप और ज्वालामुखी देखेंगे, फिर आपके भू संतुलन, फिर आपका अनाच्छादन। क्योंकि भू संतुलन क्या बताता है कि दोनों में जब संतुलन बैलेंस रहेगा तब कोई भी भूगर्भिक घटना नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अनबैलेंस होगा तो भूगर्भिक घटनाएं होती हैं। यहाँ पर अनुच्छादन क्रियाएं जिसमें अपक्षय अपर्दन, पवन के कार्य, जल के कार्य, हिमानी एवं पराहिमानी के कार्य, ये टोटली आपके 13 टॉपिक हैं। फिर आप मतलब इनको कंप्लीट करने के बाद आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो इस यूनिट से। तो इसमें नंबर 1 लिखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के हमारे पास प्रमाण क्या हैं। पहली बात, हमारे पास ऐसे क्या प्रमाण हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें ये बताते हैं। ऐसे कौन से प्रमाण हैं? क्योंकि हकीकत ये है माय डियर कि आपकी जो पृथ्वी है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। इस पृथ्वी का ये सेंटर है, केंद्र है, और इस केंद्र में ये जो आपकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या के बारे में आप पढ़ते हो। पूरा जो कॉन्सेप्ट टिका हुआ है इस त्रिज्या के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। मतलब 0 किलोमीटर से लेकर इसकी जो गहराई है, सेंटर तक जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, वो 6371 किलोमीटर तक है। पूरा स्टडी इस पर है, पूरा टॉपिक इस पर है। अब इसी पर पूरा एनालिसिस होता है, इसी से आपका अर्थक्वेक संबंधित है, इसी से आपका वोल्केनो संबंधित है, इसी से आपका अर्थ मूवमेंट संबंधित है। बस समझना इसको है कि सर पूरी 6371 किलोमीटर की जो डेप्थ है ये हमें क्या समझ दे रही है, ये हमें पृथ्वी के बारे में क्या बता रही है। क्या हमारे पास आज भी ऐसे उपकरण हैं क्या, जिन उपकरणों का हम उपयोग करके और पृथ्वी के 6371 किलोमीटर तक की गहराई का पता लगा सकते हैं? बताइएगा, गहराई की जानकारी ले सकते हैं क्या? हाँ, क्या? क्योंकि अभी तक ड्रिलिंग जो की गई है वो 8 से 9 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग की गई है। उसके बाद उपकरण काम करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे उपकरण लोह के द्वारा बने हुए होते हैं, आयरन के द्वारा। अब आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है और पृथ्वी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब पृथ्वी की चट्टानों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे ही ड्रिलिंग की जाती है वैसे ही टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उन मशीनों को, उन उपकरणों को मेल्ट कर देता है। तो इसके मतलब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष रूप से हम कोई जानकारी उपकरण के द्वारा नहीं ले सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष हमारे पास जानकारी हो ही नहीं सकती उपकरण के द्वारा। तो फिर प्रत्यक्ष जानकारी हमें किससे मिलती है?
हमारी कुछ घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, कुछ इवेंट्स होते हैं जो हमको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें पहला है आपका भूकंप यानी अर्थक्वेक, और दूसरा है आपका ज्वालामुखी वोल्केनो एरिप्शन। अब ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि सपोज करिएगा पृथ्वी का आंतरिक भाग मेल्ट हो रहा है एक गहराई के बाद, 100 किलोमीटर की गहराई के बाद पृथ्वी का आंतरिक भाग मेल्ट हो रहा है, जिस मंडल को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो ज्योग्राफर्स क्या कहते हैं कि ऐसी भी कुछ दशाएं हैं जहां पर पृथ्वी का आंतरिक भाग मेल्ट नहीं हो रहा। तो इसके इरप्शन हो रहा है, क्योंकि यह कहें कि हमने लावा की प्राकृतिक जो नेचुरल उसका वो है, उसके आधार पे हमने बताया ये। तो यहां पर ज्योग्राफर्सों के बहुत सारे प्रमाण जब मैं आपको बताऊंगा, कुछ ज्योग्राफर्सों ने कहा, तो उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो प्रत्यक्ष सिद्धांतों में सबसे प्रामाणिक जो सिद्धांत माना जाता है वो आपका भूकंप माना जाता है। आप मेरे से कहोगे कि सर भूकंप ही क्यों माना जाता है प्रामाणिक सिद्धांत? तो ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि जो भूकंप की वेव्स हैं, यानी जो आपकी तरंगे हैं, ये तरंगे 3 प्रकार की हैं। एक पी वेव्स है, एक एस वेव्स है और एक एल वेव है, जिसे सरफेस बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो पी वेव की होती है और उससे कम जो गति होती है वो एस वेव की होती है। अब यहाँ पर ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि जैसे ही एस वेव अपने फोकस से जनरेट होती है तो उसके बाद इसकी गति पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो लेयरें हैं उनमें कम ज़्यादा होती है। ऐसा भी एक मंडल आता है जिसमें ये तरंगें विलुप्त हो जाती हैं। जब इन्होंने ऐसी बात बोली तो इसके मतलब भूकंप एक प्रामाणिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देता है। वोल्केनो से ज्यादा प्रामाणिक सिद्धांत क्या है? भूकंप। तो ये तो हमारी प्रत्यक्ष हो गई, लेकिन सर हम यदि बात करें कि ये तो हमारे नेचुरल हो गए सोर्स, अप्रत्यक्ष जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? तो ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि जब आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे तो जैसे ही आप डेप्थ में चलोगे तो 3 ऐसे कारक हैं जिसमें एक आपका टेम्परेचर है, एक आपका प्रेशर है और एक आपकी डेंसिटी है। तापमान, दबाव और घनत्व। यहां पर ये बताते हैं कि इन तीनों में इंक्रीज होता है, मतलब तीनों में वृद्धि होती है आंतरिक भाग में। अब यहां पर इन्होंने ये बात बता दी कि तीनों में वृद्धि होती है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि काफी बार ऐसा भी होता है कि जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी वृद्धि नहीं होती। भाई जितना इंक्रीज होना चाहिए, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होना चाहिए, जिस रेशो से अपर लेयर में इंक्रीज हो रहा है उस रेशो से आंतरिक लेयर में इंक्रीज नहीं होता। तो यहां पर इन्होंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होता होता सेंटर में जाके 5500 सेल्सियस हो जाता है, 5500 से 6000 सेल्सियस तक चला जाता है। तो फिर ये बात तो इनकी राइट है, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि सेंटर का जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। तो फिर ये सॉलिड फॉर्म में कैसे हो गया? जब 6000 सेल्सियस तापमान है तो इसके मतलब ये तो मेल्ट होना चाहिए, क्योंकि आउटर कोर तो मेल्ट अवस्था में है, तो इनर कोर सॉलिड फॉर्म में कैसे है? तो यहाँ पे ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि इनर कोर जिन मेटल से बना हुआ है वो आपके मेटेलिक हैं, यानी जिन आपके धातुओं से बना हुआ है वो आपके धात्विक खनिज हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं। और हमेशा वस्तु तभी मेल्ट होती है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा तापमान हो। जैसे आपका वाटर तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है, इतने टेम्परेचर पे आप मुझे आयरन को बॉईल करके बता दो, नहीं होगा ना। आयरन को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इनर जो कोर है वो इनर कोर निकिल और फेरस से बना हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट?
देखो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझ दूंगा, क्योंकि पता तो लगे कि ओरिजिनली में बात क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे जैसे हम आउटर कोर से, आउटर लेयर से जैसे जैसे अर्थ के इनर लेयर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और आपका डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष के रूप में कौन कौन सी हैं? तो आपका तापमान है, आपका दबाव है, और आपका घनत्व है। ऐसे भी कुछ भौगोलिक तथ्य या प्रमाण दिए हैं। कुछ ये बताते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड से अलग होने से हुआ है। ऐसे बहुत सारे जोग्राफर्सों ने अपने अपने विचार और मत दिए, तो उनको हम मतलब जो आपके एविडेंस हैं, उन एविडेंस के अंदर मैं आपको नोट करवाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात बोली वो इन्होंने बोली। अब यहाँ पर पृथ्वी में लेयरें कितनी हैं सर? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब हम चलते हैं तो ये सबसे ऊपरी लेयर है, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बड़ा लेयर है वो मेंटल है, और ये कोर है। तो इसे भूपर्पटी कहते हैं, इसे मेंटल कहते हैं, और इसे कोर या क्रोड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो डेप्थ है वो 6371 किलोमीटर, और 6371 किलोमीटर को हमने 3 लेयरों में डिवाइडेड कर दिया। सबसे ऊपरी और सबसे पतली जो परत है वो भूपर्पटी है। अब देखो भूपर्पटी की 2 कहानियां हैं। एक तो यहां पर क्रस्ट है और एक यहां सरफेस है। क्रस्ट यानी वो चट्टानी भाग है जिसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। वो चट्टानी भाग है जिसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है। और सरफेस वो भाग है पृथ्वी का जिसका निर्माण उन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के बाद अवसादी चट्टानों से हुआ है। तो ये डिफरेंस, पहली बात तो विद्यार्थी काफ़ी बार ये मिस्टेक करते हैं कि वो डिफरेंस को नहीं समझते कि जो अर्थ का सरफेस है वो 75% अवसादी चट्टानों से बना है, और अर्थ का जो क्रस्ट है वो 95% आपके आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। समझ गए? इसके जस्ट नीचे आओगे, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जैसे ही 200 मीटर से 100 मीटर से ज़्यादा गहराई पर जाओगे तो वहाँ पर जो आपका जिन धात्विक खनिजों से वो लेयर बनी है उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा तापमान है, तापमान इंक्रीज हो गया। जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट है 20 सेल्सियस और तापमान हो गया आपका 30 सेल्सियस, 25 सेल्सियस। तो बताओ तापमान ज़्यादा होने से वो लेयर मेल्ट होगी कि नहीं होगी? वो पिघलेगी ना। तो यहाँ पर वो इतनी मेल्ट नहीं हुई जितनी मेल्ट होनी चाहिए थी, तो उसे बोलता जाता है सेमी लिक्विड, मतलब अर्ध तरल कहा जाता है, जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। यही एस्थेनोस्फीयर है जिससे आपके वोल्केनो इरप्शन होता है। इसी एस्थेनोस्फीयर से आपका जो मैग्मा है वो अपर लेयर में आता है, और जहाँ पर उसे छिद्र या सुराग मिलता है। आप समझिएगा कि पृथ्वी के ऊपर जैसे आप, इसका कंडीशन क्या, अब जैसे जैसे वो वार्म होगा, जैसे जैसे वो गर्म होगा तो वो हीट जनरेट करेगा। तो वैसे ही इसके आंतरिक भाग में ऊपर लेयर है, नीचे लेयर है, और बीच में हीट जनरेट कर रहा है। तो हीट से आपकी गैसेज भी निकलेंगी। अब वो गैस और जो आपका वाटर वेपर्स है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा चुका ना, जैसे लेयरें टकराती हैं तब, तो वो इतनी ज़्यादा हीट बन जाती है कि जहाँ उसे छिद्र या सुराग मिलता है उसको ही वो बड़ा करते जाती है, और जैसे ही उसको पूर्ण रूप से जब मिल जाता है स्पेस, तो वो बड़े इरप्शन के साथ उस दीवार को तोड़ते हुए वोल्केनो इरप्शन के रूप में प्रकट होती है। जैसे आपके
वेसुवियस है, एटना है, स्ट्रोम्बोली है, ये आपके बहुत से इनके बारे में जैसे मेंटल एक जो सबसे बड़ा है अर्थ का इंटरनल पार्ट, आवाज नहीं आ रही? ठीक है, हाँ। तो ये आपका पूरा वो है इस तरीके से। बाद में जाके क्या किया कि ज्योग्राफर्सों ने अपने अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। एक समरी बता रहा हूं इस पूरे टॉपिक की। समरी से क्या है, आपके दिमाग में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का पूरा इमेज बन जाता है कि इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है। तो जिसमें महत्वपूर्ण ज्योग्राफर्सों का नाम आता है, स्वेस का नाम आता है, जेफरीज का नाम आता है, होम्स का नाम आता है। ये मुख्य ज्योग्राफर्स हैं। तो इन मुख्य ज्योग्राफर्सों ने अलग अलग लेयरें बताई हैं, पृथ्वी के कितनी लेयर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपका रिव्यू है, जो मत है, एविडेंस है, वो रिसेंट एविडेंस है, जिसे अभिनव मत कहते हैं, अभिनव सिद्धांत कहते हैं। तो अभिनव सिद्धांत में क्या है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एकदम स्वस्थ हो, अब जैसे ये मौसम चेंज हो रहा है, समझिएगा ये क्या है, असंबद्धता पढ़ते हो ना तुम, डिसकंटिन्यूटी है क्या ये। तो आपके बॉडी के अंदर मतलब वायरस तो है अंदर वो, लेकिन हैप्पी वायरस हैं जिसको बोलते हैं, वो आपके बहुत अच्छे वायरस हैं जो आपकी बॉडी को अच्छा रखते हैं। अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो आपके अनहैप्पी वायरस अंदर चले गए, तो जो आपके प्रतिरोधी वायरस हैं और जो आपकी बॉडी के अंदर वायरस है, उन दोनों में युद्ध होता है। तो एक तरफ लेयर तो हो गई आपके प्रतिरोधी वायरसों की, और एक तरफ लेयर हो गई आपके बॉडी के वायरसों की। अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, वो कुछ सीमा तो इनकी होती है और कुछ सीमा इनकी होती है। जब दोनों आपस में झगड़ते हैं तो कुछ तो ये मरते हैं और कुछ ये मरते हैं। अब बॉडी बीमार कब होती है, जब इनकी संख्या कम हो जाए और इनकी संख्या ज्यादा हो जाए। तो उसके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, तो संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं, उसे ही डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में दोनों लेयरों का मिक्स मटेरियल मिलता है, उसे असंबद्धता कहते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया, आपके लिए एक सुंदर ट्रिक बना दी, क्योंकि ये याद अब तो जैसे रिसेंटली मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी तो आपके दिमाग में रह जाएगी, लेकिन जब पेपर देने जाओगे तब निश्चित तौर पे, क्योंकि पेपर देने के बाद तो दिमाग 50% हो जाता है ना, तो दिमाग में से निकलेगा, कंटेंट निकलेगा। सर क्या करें, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ कि जिससे चीज़ें दिमाग के विद्यार्थी के रहें। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही आप, ये आपका आउटर पार्ट है, ये आपका इनर पार्ट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी डिसकंटिन्यूटी मिलती है, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बीच में। जैसे मैं बात कर लूँ, ये लेयर आपकी अपर है और ये लेयर आपकी इनर है, तो इसके बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है। जैसे आपने देखा होगा अभी एक ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे काफ़ी समय पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा हो। हमेशा सुंदरता, हम सुंदरता की बात करते हैं, हम ब्यूटी की बात करते हैं, और नेचर बहुत ब्यूटी है, मतलब नेचर की जितनी सुंदरता है इतनी सुंदरता किसी की नहीं। जिसका हम फैक्ट भी देख सकते हैं कि पेरिस का एक क्षेत्र है, फ्रांस का एक क्षेत्र है पेरिस, उसके बारे में कहा जाता है एक सुरा और सुंदरियों का देश है।
उसके जस्ट नीचे इटली है, तो इटली और मोदी जी की मुलाकात होती रहती है, मेलोनी और उसकी। तो देखिए मेलोनी की उम्र और मोदी जी की उम्र, लेकिन मेलोनी की सुंदरता मतलब रियल में सुंदर लेडी है, जिसकी ब्यूटी के बारे में क्या कहा जाए कि अभी तक यूरोप की सबसे पावरफुल लीडर है वो। इंटरनेशनल में हम पढ़ेंगे जब हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे उसमें। लेकिन यदि मैं बात करूं कि सर ऐसी सुंदरता क्या भारत में है क्या, भी साउथ में तो आप सुंदरता की कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो वार्म पूरा आपका ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल में सन का जो रेज है वो डायरेक्टली आपके बॉडी पर आता है, तो इसलिए वहाँ के लोगों का कलर तो वैसे भी सांवला मिलेगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपके जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसमें एक घाटी है हुंजा। वर्ल्ड की सबसे सुंदर महिलाएं, सबसे सुंदर पुरुष हैं पूरे विश्व का। और हुंजा घाटी के बारे में तो ज्योग्राफर्स ये भी कहते हैं कि हुंजा घाटी की महिलाओं की औसतन जो उम्र है वो 150 वर्ष प्लस है। वहाँ की अगर आप 70 वर्ष की महिला को देखोगे तो उसकी ब्यूटी और उसकी सुंदरता को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसकी उम्र 20 से 25 वर्ष हुई है। क्योंकि वहाँ देखो, एक तो प्रकृति ने सुंदरता दे दी, और दूसरा वहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, जो फूड प्रोडक्ट हैं, वो सबसे सुंदर हैं। जैसे केसर, केसर आपकी सुंदरता को, जैसे कोई जैसे नवजात बच्चा होने वाला है किसी लेडी के, तो उसको घर वाले, पहले की माँ देती थी केसर, उसको दूध में डालकर देती थी कि जिससे हमारा जो आने वाली संतान है वो बहुत सुंदर हो। केसर का प्रोडक्शन होता है, केसर के साथ लीची का प्रोडक्शन होता है, स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन होता है। अब बताइए कि ये आपकी बॉडी और आपकी स्किन के लिए सबसे हेल्दी फ्रूट्स हैं, तो सुंदरता तो होनी है। तो यहां पे हम जो कल्पना कर रहे थे, तो अभी जैसे हम देखते हैं कि सुंदरता जो शब्द है वो हमेशा एक लेडी के लिए, एक गर्ल्स के लिए, एक वुमेन के लिए यूज किया जाता है। और रियल में एक लेडी, एक वुमेन, वो कैसे भी हो, लेकिन उसका मतलब सुंदरता उसकी दिखती है, उसके रहने के स्टाइल से, कुछ भी लगा लो आप। तो वैसे ही अब काफ़ी समय से एक फैशन चल रहा है कि बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए। और विशेषकर जितने भी आप महिलाएं देखोगे, जितनी भी आप लड़कियां देखोगे, वो अपनी बॉडी को ज़्यादा हैवी नहीं बनाती। तो मतलब ये है कि जैसे कहें कि जीरो फिगर बोलते हैं उसे, तो जीरो फिगर में कुछ नहीं है कि आप अभी देखोगे कि एकदम दुबली पतली लड़की है, जैसे बॉलीवुड में देखोगे, बॉडी में मिनरल्स कम है, बॉडी में प्रोटीन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, और जीरो बन रहे हो आप। जीरो का अर्थ ये नहीं है। पहले की माँ, पहले के लोगों को आप देखोगे तो उनकी हेल्थ कितनी अच्छी मिलती थी। तो कंपैरिजन करोगे तो आज का जीरो फिगर क्या है कि आपकी कमर गायब हो जाना। तो इससे मैंने एक ट्रिक बनाई, कमर गुल, बस खेल खत्म, पूरा आपका आ गया। जितनी भी असंबद्धता है, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी, मोहरोविकिक डिस्कंटिन्यूटी, रेप्टी डिस्कंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी और लेहमान डिस्कंटिन्यूटी। आज तक ये याद नहीं हुए होंगे एक क्रम में, मतलब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में जो लेयर हैं और साउथ तक जो लास्ट डेप्थ तक जो लेयर है, उनका एक ये ऐसा ही क्रम है। सबसे ऊपर ही ऊपर आपको कौन सी मिलेगी? कोनार्ड, फिर मोहरोविकिक, फिर कौन सी मिलेगी? रेप्टी, फिर कौन सी मिलेगी? गुटेनबर्ग, और फिर कौन सी मिलेगी? लेहमान। ये नया इजाद, नई चीजें क्यों डेवलप करना जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए? क्योंकि तुम स्टडी से तो वैसे ही दुखी हो, कितना पढ़े सर, कितनी चीजें तैयार करें, दिमाग में रहती नहीं है। तो दिमाग में किसी चीज को अगर आप इंटरेस्ट डेवलप कर दो उसके प्रति उसका अट्रैक्शन हो जाए, तो वो चीज आपकी बहुत बेहतर बन जाएगी। तो रिसेंटली रिव्यू में आप देखोगे कि लेयरों के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, तो आप एक बार में एक इमेज में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, आपके चैप्टर में है क्या कहानी। इस चैप्टर के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, कल हम शुरुआत करेंगे, और मैं आपको बिंदु नोट भी करवाऊंगा, इमेज भी बनवाऊंगा। तो एक आपको वाइट प्लेन रजिस्टर लेके आना
है ना, वो लाइनिंग वाला नहीं लाना है, क्योंकि हमारे इमेज बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी बनानी नहीं है, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उसकी प्रिंट निकलवा के और उसको वहीं पे रजिस्टर में सेट कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे ग्राफिक्स आप देखोगे, मेरी जितनी भी क्लासेज हैं, अभी यहाँ पे तो अभी किया है, मेरी जितनी भी क्लासेज होती हैं उन सब में मैंने ग्राफिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम